नमस्कार। हम हाजिर हैं आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। आज उस शख्स का जन्मदिन है जिसने दुनिया को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। इसी थ्योरी ने दुनिया को समझाया था कि रफ्तार और गुजरते हुए वक्त के बीच का रिश्ता क्या है। अब ज़रा बात हम बदल लेते हैं। रफ़ाल एयरक्राफ्ट्स की जो रफ्तार है, स्पीड है, उसे देखने के लिए देश बेकरार है, लेकिन इंतज़ार अभी 4 सालों तक करना ही होगा। लेकिन इस डील को लेकर जिस तरह के करतब सरकार दिखा रही है, उसने जैसे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सबके सामने रख दिया है। कुछ छिपाने, कुछ दिखाने की गुजरते हुए वक्त में रफ्तार। हम क्यों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जिक्र कर रहे हैं, हम आपको बताएंगे इसी बुलेटिन में। अर्ज़ किया है, एक शेर अर्ज़ है, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। गालिब तो कहे गए, लेकिन इस बेखुदी का सबब कोई दिल्ली में बैठी सरकार से पूछे, जिसने रफ़ाल डील पर लुका छिपी का ऐसा खेल खेला है जिसने गालिब की पर्दादारी को भी मात दे दी है। सबसे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रफ़ाल की फ़ाइल ही चोरी हो गई है रक्षा मंत्रालय से। फिर कहा कि फ़ाइल चोरी नहीं हुई, कुछ पन्ने फ़ोटो कॉपी किए गए हैं, यानी फ़ाइल कायम है अभी तक, और जो पन्ने फ़ोटो कॉपी किए गए हैं वो उसी फ़ाइल से हैं। यानी जो पन्ने छापे गए हैं हिंदू नाम के अखबार में, वो सही जानकारी है, और अब तो मिलान के लिए उसकी फ़ोटो कॉपी भी है। आज सरकार कह रही है कि उसने CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो रफ़ाल को लेकर है, उसे दायर करने में चूक हुई है उससे। कोर्ट के सामने जो CAG की रिपोर्ट रखी गई, उसमें से 3 पन्ने गायब हैं। अटॉर्नी जनरल को 88 साल की उम्र में कोर्ट में एक के बाद एक U-टर्न लेने पड़ रहे हैं। अच्छे भले वकील रहे हैं, खूब कमाया है, लेकिन सरकारी ओहदा बनाए रखने की इतनी लाचारी क्यों है? फाइल के बाद अब CAG रिपोर्ट को लेकर यह अटॉर्नी जनरल का कहना है कि अखबार में छपे दस्तावेज प्रिविलेज डॉक्यूमेंट्स हैं और इन्हें याचिका दायर करने वालों की ओर से कोर्ट पे पेश नहीं किया जा सकता। यानी अखबार में छप गए, पब्लिक डोमेन में आ गए, लेकिन कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। अब सवाल ये है कि रफ़ाल डील में ऐसा क्या है जिसको लेकर सरकार पर्दा डालना चाहती है कि पहले द हिंदू को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का डर दिखाया और अब एविडेंस एक्ट का हवाला दिया जा रहा है। एविडेंस एक्ट के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा का भी जिक्र होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर देशद्रोह की एक अनकही धमकी की भी आहट आ रही है। जैसे रफ़ाल डील को सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर एक बार फिर सामने लाने वाले प्रशांत भूषण सरकार के दावों को खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा है कि जिन कागजात को सरकार प्रिविलेज्ड बता रही है वो पहले से ही पब्लिक डोमेन में है, जैसा हमने आपको भी बताया। RTA एक्ट में साफ लिखा है कि जनहित बाकी सब चीज़ों से ऊपर आता है। जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो सब चीज़ों से ऊपर है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में है। रफ़ाल डील सरकारों के बीच का एग्रीमेंट नहीं है, सरकारों के बीच का एग्रीमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें फ्रांस की ओर से कोई सॉवरेन गारंटी नहीं दी गई थी। रफ़ाल को लेकर संसद के भीतर और बाहर दोनों ओर इल्ज़ामों और सफाई का एक लंबा सिलसिला चला आ रहा है। संसद में मैंने विस्तार से इसका जवाब दिया है। जहां भी मुझे पब्लिक में बोलने का मौका मिला है, मैंने इस विस्तार से बताया है। तीसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट तक मसला क्लियर हो चुका है। उन्होंने पार्लियामेंट के सामने तो झूठ बोल रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उन्होंने झूठ बोला कि CAG की रिपोर्ट हमने पेश की है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उसकी छानबीन की है। पर्रिकर जी ने स्वयं कहा था कि डील बदलते समय प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से नहीं पूछा, पूरा प्रोसीजर तोड़ दिया। ये 500 बनाम 1600 का जो तर्क है, ये बहुत सादगी का तर्क है और उसका कारण ये है कि इस देश में कुछ लोग और कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको पैसे का गणित समझ आता है, देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए मुद्दे नहीं। आज तक ये जवाब नहीं दिया, आज भी नहीं दिए मंत्री जी
कि क्यों 126 से ये 36 हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं। 2015 में हम फ्रांस में जाते हैं, वहाँ ओलंडे के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि हम कर देंगे, आपके साथ तय कर लेंगे और आपके साथ 36 रफाल कर ले लेंगे। इसी में सारे देश को प्रश्न निर्माण हुआ है। पूरी तरह से फेयर है। आपने देखा होगा कि इसके पहले फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी, पूर्व राष्ट्रपति ने भी और साथ ही साथ जो कंसर्न कंपनी है उसके सीईओ ने भी स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सवाल खड़े हो रहे हैं, तो कहीं न कोई ऐसी बात है जो सरकार छिपा रही है। बिना जेपीसी के मैं समझता हूँ वो सच्चाई बाहर नहीं आ पाएगी। तथ्यों को ताक पर रख करके जिस तरह से ये राफेल सौदे में ये सारा घोटाला किया गया, अनिल अंबानी की कंपनी को जिस तरह से इसमें शामिल किया गया, आज सबके मन में ये प्रश्न पैदा हो रहा है कि आप देश के प्रधानमंत्री की जगह आप अनिल अंबानी के प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे हैं। निर्मला जी ने स्पष्ट किया है और सदन में उन्होंने जो बात कही है वो पूरी तौर से सत्य है। उन्होंने अगर 1 लाख की बात कही है कि एचएएल को ऑर्डर है, तो उसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में सरकार ने अगर इसमें कहा है कि इस प्रक्रिया के तहत 1 लाख करोड़ 1,10,000 करोड़ का काम उनको दिया जाएगा तो दिया जाएगा। 3 members of contract negotiation committee itself say there is irregularity. अब ये राजनीतिक उठापटक इसलिए हो रही है क्योंकि पर्देदारी है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, शक है लोगों को, तो खुलकर बातें सामने नहीं आ रही हैं। वही पर्देदारी जिसका जिक्र हमने बुलेटिन की शुरुआत में किया था। अब पर्देदारी के पीछे की मंशा प्रशांत भूषण के मुताबिक क्या है, आइए ये सुनते हैं। पारीकर ने बोला कि सब चीज़ों के साथ दाम 715 करोड़ है, तो 715 करोड़ का 1660 कैसे हो गया? अब समझ में आ रहा है क्यों हो गया। क्योंकि मोदी ने जब डील को बदला, पहले वाली डील में तो कोई ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, क्योंकि वो तो हिंदुस्तान में बनने थे 108 हवाई जहाज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, तो कोई ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान की कंपनियों को पुर्जा बनाने का नहीं देना था उसमें। अब मोदी ने बोला कि देखिए आपको 50% तो आपको ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट देने होंगे और उस 50% का 70% हमारे आदमी को देना होगा, अनिल अंबानी को। तो उन्होंने बोला अरे भाई अनिल अंबानी तो कुछ बना ही नहीं सकता, इसको आप हम कह रहे हैं कि पूरे सौदे का 35% दे दो, कहाँ से दे दें, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? तो मोदी ने बोला ठीक है हम दाम बढ़ा देते हैं, और दाम उस तरह से 700 करोड़ से 1660 करोड़ हो गए। जब ये मामला दाम बढ़ाने का प्राइस नेगोशिएटिंग कमेटी में बोला गया कि भाई इसका बेंचमार्क प्राइस दुगना कर दो, एक साथ एक झटके में बोल दिया गया कि इसका बेंचमार्क प्राइस दुगना कर दो। 3 अफसरों ने ऑब्जेक्ट किया। उन्होंने बोला कैसे दुगना कर दिया जाए, क्यों दुगना कर दिया जाए? तीनों को छुट्टी पर भेज दिया गया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वरिष्ठ वकील विकास सिंह। विकास, आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को बार बार यू टर्न क्यों लेना पड़ रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, बड़ी दुख की बात है, आज इस मैटर में मैं भी अपीयर किया। इन्होंने 123 ऑफ द एविडेंस एक्ट का सहारा लिया कि ये अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है। इन्होंने ये नहीं देखा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड की जो डिफरेंशिएशन होती थी प्रायर टू 2005, वो 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में ख़त्म कर दी गई है। अब एवरी सिटीजन हैज़ अ राइट टू गेट इवन अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड फॉर द मियर आस्किंग। इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में सेक्शन 22 में कहा है कि दिस ओवरराइड्स एनी एग्जिस्टिंग लॉ दैट इज एग्जिस्टिंग टुडे इंक्लूडिंग द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, द एविडेंस एक्ट। तो अगर अटॉर्नी जनरल को सही दिखाया गया होता सारा सेक्शन और इंफॉर्मेशन का डेफिनेशन उन्होंने पढ़ा होता तो शायद ऐसा बहस नहीं करते
कि आप ये हमारा जो अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड है इसके बेसिस में ये केस सेटअप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो उनका तैयारी है, कहीं ना कहीं उनके ऑफिस में कहीं ना कहीं चूक है या उनके समझने में कहीं गलती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी, मेरे हिसाब से बहुत ही मेजर फ्लॉ है कि गवर्नमेंट इतना वीक सहारा ले रहा है, जबकि उसके पास कुछ ठोस चीज़ होने चाहिए अपने आप को डिफेंड करने के लिए। 3-4 चीज़ जजमेंट में ऐसे हैं जिसको कि गवर्नमेंट बिल्कुल डिफेंड नहीं कर सकता। एक तो ये है कि सीएजी ने देखा था, सीएजी का रिपोर्ट इसमें है, सीएजी का इसमें कोई रिपोर्ट नहीं है। सॉवरेन गारंटी का आर्गुमेंट किया गया कि सॉवरेन गारंटी जब इसमें नहीं है तो इसको कंट्री टू कंट्री डील क्यों माना जाए, उसका जजमेंट में कोई जिक्र ही नहीं है, कहीं सॉवरेन गारंटी के बारे में कहीं आगे बात ही नहीं करती है। उसके बाद जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, बिल्कुल डिफरेंट कंपनी है, तो 2012 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ दसॉल्ट का अरेंजमेंट था। 2015 में अनिल अंबानी आ गया, जो कि बिल्कुल डिफरेंट कंपनी है, मुकेश अंबानी से उनका कोई मतलब नहीं है। आज अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 550 करोड़ देने के लिए, और उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए। मुकेश अंबानी तो उनको नहीं दे रहे हैं पैसा, मुकेश अंबानी बहुत कैश रिच है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों एक तरह से सेम कंपनी है, तो ये भी बहुत बड़ी गलती है उस जजमेंट में। तो इस जजमेंट में अगर आप देखा जाए तो आइए फॉरेन सर्वे इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स को बोले कि बुला करके हमने प्रोसेस और प्राइसिंग डिस्कस किया, जबकि अगर आप उस दिन की वार्तालाप को देखें जो प्रेस में भी निकाला था, वार्तालाप में सिर्फ ये था कि ये जेट जो है वो किस जनरेशन का है, आपके पास एग्जिस्टिंग जेट किस जनरेशन के हैं, तो इसलिए ना तो उनके साथ प्राइसिंग डिस्कस किया, ना उनसे साथ प्रोसेस डिस्कस किया जी। और जजमेंट में लिखा रहा है कि हमने प्राइसिंग और प्रोसेस डिस्कस किया। तो इसलिए इतनी ज़्यादा कमी इस जजमेंट में है कि मेरे को नहीं लगता है कि मिस्टर वेणुगोपाल के पास कोई आंसर है उसको डिफेंड करने के लिए। तो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि इसमें बहस ही ना हो, किसी तरह से मामला कोई बहाने से टल जाए जी, जिसमें कि जो असली मुद्दे हैं, जो सही मुद्दे हैं, प्राइसिंग का मुद्दा जो है, अब जैसे 500 करोड़ 526 करोड़ ने यूपीए ने इस जेट को डील किया था, अब वो 1500-1600 करोड़ हो गया। अब उन्होंने प्राइसिंग की फाइल देखी और पता नहीं क्या देखा उसमें, जो बोलते हैं कि हाँ 500 करोड़ 1500 करोड़ हो जा सकता जी है। विकास, तो कहीं ना कहीं बहुत ही डिसीजन मेकिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत ही कमी हुई है। और ये जो रिव्यू पिटिशन है, इस रिव्यू पिटिशन को इनको मेरिट पे सुनना पड़ेगा और इसको तह तक जाना पड़ेगा। मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूं कि इस दफ़े ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का हवाला दिया जा रहा है और एविडेंस एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, क्या ये रास्ता देशद्रोह के आरोप की तरफ ले जाता है? ऐसी कोई आहट दिखती है आपको? देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और जो आप बता रहे हैं, इन दोनों का इनके तरफ से कोई डिफेंस नहीं है। उसका 2 रीज़न मैं बताता हूँ। जब आरटीआई एक्ट आ गया और आरटीआई एक्ट के सेक्शन 22 में कह दिया और सेक्शन 8 में भी कह दिया कि दिस इज नॉट विद स्टैंडिंग द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, तो एक तरह से आरटीआई हैज सुपरसीडेड द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जी, नंबर 1। नंबर 2, जब आपके पास कोई ठोस कुछ कहने को नहीं है उस प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को लेकर के, तो आप नेचुरली इस तरह का सहारा लेंगे, इस तरह का आप जो मेन मुद्दे पर आने से आप सामने आना नहीं चाहेंगे। तो यही वेणुगोपाल साहब कर रहे हैं, वो मेन मुद्दे पे आना नहीं चाह रहे हैं, किसी तरह से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं मामले को, और शायद उनका मैंडेट होगा कि इसको डिफ्लेक्ट करते इतना आगे ले जाओ कि इलेक्शंस हो जाएं और इलेक्शन तक ये मामला जो है ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहे और सही मुद्दे पर कोर्ट पे कोई सुनवाई ना हो। तो इसलिए इट्स अ वेरी सैड डे फॉर दिस जुडिशियल डिस्पेंसेशन कि सही मुद्दे पे कोई बहस नहीं करना चाह रहा और टेक्निकलिटी। जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अब के वेणुगोपाल को क्या करना चाहिए, या सरकार से हम क्या उम्मीद रखें कि इतने यू टर्न लिए हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं, तो क्या अदालत की तरफ से उनको कोई वार्निंग दी जाएगी, चेतावनी दी जाएगी क्या, या सरकार कोई कदम उठा सकती है, या के वेणुगोपाल को खुद ही कुछ करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से अभी तो आज के दिन में द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द जजेस, बिकॉज दे हैव रिजर्व्ड वर्डिक्ट ऑन दिस प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन. So they should deliver that verdict immediately and dismiss this preliminary objection.
And if they dismiss this preliminary objection on the ground that Mr. Venugopal has made a very untenable argument of Section 123 of the Evidence Act or of the Official Secrets Act, then in all fairness Mr. Venugopal should resign, because he is a very, very senior person, and for him to continue to remain as Attorney General after taking such a wrong stand on behalf of the government. देखिए अटॉर्नी जनरल का जो ऑफिस है ना, मेरे हिसाब से एक ऐसा ऑफिस है जहां पर कि कोर्ट एक्सपेक्ट करता है कि आप एक निष्पक्ष तरीके से आप कोर्ट को बताएंगे, एक आप इंटरफेस हैं गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में, आप गवर्नमेंट के माउथपीस नहीं है, जो गवर्नमेंट बोले आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपको अपने विचार से, अपने विवेक से जो आप समझे सही, आपको वही बोलना चाहिए। जी विकास, आप अगर माउथपीस बन जाते हैं और अगर कोर्ट ये फाइंड करता है कि ये माउथपीस बनना आपका सही नहीं था, तो मेरे ख्याल से देन ही शुड टेक सम इंट्रोस्पेक्शन एंड ही शुड थिंक दैट वेदर ही शुड कंटिन्यू इन दिस ऑफिस और नॉट। सो द फर्स्ट थिंग दैट शुड हैपन इज कि सुप्रीम कोर्ट शुड डिलीवर इट्स वर्डिक्ट इमीडिएटली on this objection, Attorney General, and reject that objection and then go ahead with the matter on merits. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया विकास अपना समय में देने के लिए। तो ये स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट से तवक्को है, उम्मीद है कि वो जजमेंट जल्दी दे। और दूसरे के वेणुगोपाल साहब को, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, 88 साल की उम्र है, थोड़ा आत्ममंथन करना चाहिए, कुछ थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। सरकार को कोई ना कोई एक्शन तो लेना चाहिए, लेकिन वेणुगोपाल साहब खुद ही अगर अलग हो जाएं तो बेहतर होगा। बहरहाल हम लेंगे ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। मैं पब्लिक हूं, रोज एक बेमानी शोर के साथ मेरी आवाज दबाई जाती है, रोज फाड़ दी जाती हैं मेरी अर्जियां, रोज तोड़ दिए जाते हैं मुझसे किए गए वादे, मेरी शहादत पर चलती है सियासत, हर रोज मुझसे छीन लिया जाता है मेरे हिस्से का थोड़ा सा लोकतंत्र। लेकिन ताकत के गुरूर को तोड़ना होगा, पूछने होंगे शूल जैसे सवाल, मांगने होंगे जवाब। मैं बनूंगी आपकी आवाज, मैं लाई हूं आपका एजेंडा, पब्लिक एजेंडा, रात 8 बजे। दुनिया आज कार्ल मार्क्स को फिर याद कर रही है, क्योंकि आज ही के दिन कार्ल मार्क्स दुनिया छोड़कर गए थे। दास कैपिटल, उसमें मार्क्स ने एक बात कही थी कि कैपिटलिज्म में पूंजी एक जगह है और चंद हाथों में इकट्ठी होती है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ती रहती है। दुनिया अब आगे बढ़ गई है और कैपिटलिज्म की जगह अब क्रोनी कैपिटलिज्म ने ले लिए कि चंद चुनिंदा दोस्त जो हों, जो पूंजीवादी हों, उनको फ़ायदा पहुँचाया जाए। क्रोनी कैपिटलिज्म की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन उसकी सही तादाद भी जानने का हक उनसे छुपाया जा रहा है। अब हम अपने देश की बात करते हैं। मोदी सरकार ने नौकरियों और रोजगार से जुड़ी अब एक और रिपोर्ट दबा दी है। ऐसी ये तीसरी रिपोर्ट है जो दबा दी गई है। मोदी सरकार की एक योजना है मुद्रा, जिसका बहुत शोर आपने सुना है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, जिसके तहत अपना कारोबार शुरू करने के लिए कर्जा दिया जाता है। सरकार का दावा है कि इस योजना ने कई रोजगार दिए हैं, लेकिन इस कई रोजगार की तादाद क्या है, असलियत में कितने लोगों को रोजगार मिला है, ये अभी तक नहीं बताया जाएगा, चुनाव के बाद बताया जाएगा। पिछले महीने की बात है जब रोजगार को लेकर NSSO यानी नेशनल सर्वे सैंपल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट की वजह से सरकार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। बिजनेस स्टैंडर्ड नाम के अखबार ने इस रिपोर्ट को एक्सेस कर लिया था। उसमें छपी इस रिपोर्ट में बताया गया था कि देश में बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। जाहिर है इसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने फौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि अखबार ने जो रिपोर्ट छापी है वो फाइनल नहीं है, वो ड्राफ्ट रिपोर्ट है। और तब नीति आयोग ने लेबर ब्यूरो से कहा कि वो सर्वे को पूरा करके 27 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करे, लेकिन अब
कहा जा रहा है कि जानकारी इकट्ठा करने के सिस्टम में कुछ दिक्कतें हैं, इसलिए रिपोर्ट को अभी जारी नहीं किया जाएगा। यानी देश को पता ही नहीं चलेगा कि बेरोजगारों की असली तादाद है कितनी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसे अपनी ही उपलब्धि बताते हैं। मुद्रा योजना से न केवल स्वरोजगार के अवसर बने, बल्कि आज ये अपने आप में एक जॉब मल्टीप्लायर का भी काम कर रहा है। ये बात जो है सच छुपाने की या सूचना ना देने की, ये सिर्फ बेरोजगारी को लेकर लेबर ब्यूरो या एनएसएसओ की रिपोर्ट्स पर ही लागू नहीं होती। दरअसल ये सरकार किस हद तक तरह तरह के सच लोगों से छुपा रही है, उसके कुछ उदाहरण हम आपके सामने रखते हैं। बेरोजगारी पर एनएसएसओ की सालाना रिपोर्ट आखिरी बार साल 2011-2012 में सामने आई थी, जब यूपीए की सरकार थी। प्रधान सेवक मोदी के समय में एक भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अपराध पर, क्राइम पर एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की आखिरी रिपोर्ट 2016 में जारी की गई थी। खेती, कृषि, खेती में आमदनी को लेकर आखिरी रिपोर्ट 2016 में सामने आई थी। 20 नवंबर 2018 में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने संसद में कहा था कि सरकार को नहीं मालूम कि साल 2016 के बाद से कितने किसानों ने देश में खुदकुशी की है। जनवरी 2018 में CIC यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने पीएमओ को कहा कि वो उन लोगों का ब्यौरा दें जो प्रधानमंत्री के साथ उनके विदेशी दौरों में शामिल होते हैं। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने पीएमओ के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें यह कहकर जानकारी देने से इनकार किया गया था कि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मसला है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने बेशक खारिज किया हो, लेकिन ये जानकारी अभी तक नहीं आई है। 4 फरवरी 2019 को एक आरटीआई का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि वो काले धन से जुड़ी जानकारी सामने नहीं रख सकती, क्योंकि इससे जुड़ी रिपोर्ट्स की जांच पार्लियामेंट्री कमेटी कर रही है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार। आपका स्वागत है प्रोफेसर कुमार, और बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। क्या आप मानते हैं कि सरकार रोजगार पर सही तस्वीर देश के सामने रखना नहीं चाहती? अगर ऐसा है तो क्यों? देखिए, सरकार इसलिए नहीं ये असली तस्वीर रखना चाहती क्योंकि उन्होंने ये दावा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां मुहैया करेंगे, और जो सामने नज़र आ रहा है उसमें कहीं 2 करोड़ क्या लगता है 2 लाख नौकरियां भी सालाना नहीं सामने नज़र आ रही हैं। और 2 सरकार ने बड़े झटके दिए हैं अर्थव्यवस्था को। एक तो हुआ नोटबंदी का, और दूसरा हुआ जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, और इन दोनों की वजह से जो असंगठित क्षेत्र है उस पर बहुत ज़बरदस्त धक्का लगा है। नोटबंदी से क्या हुआ कि जब नोटों की कमी हुई तो जो असंगठित क्षेत्र कैश में काम करता है, नकदी काम करता है, वहाँ पे ज़बरदस्त क्राइसिस आया और रोज़गार काफ़ी बंद हो गए, जो यूनिट थे वो काफ़ी बंद हो गए। और अभी जो रीसेंट रिपोर्ट आई है उसमें आया है कि अभी भी बहुत सारे यूनिट खुले नहीं हैं और लोग शहर से गांव में पलायन कर गए, जिसकी वजह से MGNREGS स्कीम में डिमांड बेतहाशा बढ़ गई और सरकार को उसका एलोकेशन करीब करीब दुगना करना पड़ गया है पिछले 2.5 साल में, क्योंकि लोग वहाँ पे काम मांग रहे हैं और काम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है जी। और जब GST लागू हुआ तो उसने भी असंगठित क्षेत्र को धराशायी किया, क्योंकि GST इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको असंगठित क्षेत्र डील नहीं कर पाता, और जितना भी फायदा हुआ वो संगठित क्षेत्र को फायदा हुआ और वो असंगठित क्षेत्र के उस पर बढ़ रहा है। तो इसलिए कुल मिला के जैसे CMI की रिपोर्ट आई जिसमें कहा कि 1.1 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई 2018 में, उसी तरह NSSO ने कहा कि ये रिकॉर्ड हाई पे हो गया है। तो जो सरकार पिक्चर पेश करना चाहती थी, तस्वीर पेश करना चाहती थी, वो तस्वीर नज़र नहीं आ रही है। और इसीलिए सरकार ने ये कहना शुरू किया कि किसी के पास भी रोजगार के आंकड़े नहीं हैं। मतलब यहाँ तक कि क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को मानना नहीं चाहती, CMI का जो सैंपल साइज है वो करीब करीब NSSO जितना ही है, तो उसको मानना नहीं चाहती है वो, तो इसलिए उसने कहना शुरू किया कि आंकड़े ही नहीं है। जब उसने ये कहना शुरू किया आंकड़े नहीं है तो सवाल उठता है कि वो आंकड़े जरूरी हैं GDP को कैलकुलेट करने के लिए भी। तो यानी कि हम GDP ने भी नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो सरकार किस आधार पे 7% का क्लेम कर रही है।
ये भी एक सवाल उठ खड़ा होता है जी। कि अगर आपके पास रोजगार के आंकड़े नहीं है तो हम मान के चलें कि जीडीपी के भी आंकड़े सही नहीं हैं। जी, तो बहुत कुल मिला के मेरा ये कहना है कि सरकार इस समय मुद्रा योजना को आंकड़े भी दबा रही है, जिससे कि उसको ये ना कहना पड़े कि मुद्रा में भी ज्यादा जो रोजगार पैदा नहीं हुआ, क्योंकि सरकार का खासकर नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं जो राजीव कुमार, उन्होंने ये कहा था कि 12 करोड़ लोगों को लोन मिला है और उसमें कम से कम 1/3 में तो एक जॉब क्रिएट हुआ ही होगा, तो 3.5 करोड़ जॉब तो क्रिएट होंगे। जी बहुत धन्यवाद। पे ये देखना पड़ेगा। सॉरी, धन्यवाद, माफ़ी चाहता हूँ, इतना ही समय मेरे पास था। हम आगे बढ़ते हैं। इतना स्पष्ट है कि सरकार छुपाना चाहती है, सही तस्वीर सामने नहीं लाना चाहती, और ख़ासकर चुनाव जब सर पे हों तब तो और भी वजह बनती है। 1950 में, सन 1950 में एक फ़िल्म आई थी मशाल। अशोक कुमार और सुमित्रा देवी की इस फिल्म में एक मशहूर गीत है, ऊपर गगन विशाल। जब ये फिल्म बनाई जा रही थी उस वक्त मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग नॉर्थ लंदन के सेंट एल्बैन्स स्कूल में पढ़ रहे थे और गणित की रेखाओं में अपने आने वाले जीवन को देख रहे थे। बाद में इसी शख्स ने दुनिया को बिग बैंग थ्योरी को लेकर अपना नज़रिया भी दिया और इस थ्योरी को समझना और आसान किया। इस थ्योरी को अपनी एक आवाज़ दी, अपना नज़रिया दिया। आपको याद होगा कि बुलेटिन की शुरुआत में हमने आइंस्टाइन का जिक्र किया था, तो आपको बताते जाएं कि आज के दिन आइंस्टाइन का जन्म हुआ था, तो आज ही के दिन स्टीफन हॉकिंग्स ने पिछले साल ये दुनिया छोड़ दी थी। ये तो हुआ आइंस्टाइन और हॉकिंग्स का रिश्ता। अब फिल्म मशाल कहाँ से बीच में आ गई, इस सब का क्या रिश्ता है उससे, ये समझने के लिए आपको एक गीत दिखाते हैं जिसपे बिग बैंग थ्योरी को अपने ही अंदाज में समझाया गया है। एक फूंक से रच दिया तूने सूरज अगन का गोला, एक फूंक से रचा चंद्रमा लाखों सितारों का टोला। तूने रच दिया पवन झकोला, ये पानी और ये शोला, ये बादल का उड़न खटोला, जिसे देख हमारा मंडोला। सोच सोच हम करे अचंभा, नजर नया का एक भी खंभा, फिर भी ये आकाश खड़ा है, हुए करोड़ों साल मालिक तूने किया कमाल। हमने आपको एक गीत इसलिए दिखाया क्योंकि उस दौर की फिल्मों में भी आने वाले कल और विज्ञान की सुनहरी तस्वीर दिखाई जाती थी। पुष्पक विमान की नहीं, पकौड़े तलने की तो बिल्कुल भी नहीं। वो दौर स्टेट्समैन का दौर था, ये दौर किनका दौर है आपके सामने है। सोमवार रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।